अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आवाज़ आ रही है हमारी आपको? जी आ रही है। आप सिर्फ 3 लोग हैं, टाइम पे क्यों नहीं आते लोग? सर क्या कह सकते हैं, आज असल में सर नेट का इशू चल रहा है। वो चैनल की वजह से ना सर आज सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। ना तो मोबाइल के सिग्नल्स आ रहे हैं ना कोई और, तो शायद ये इशू होगा आज। चलें आज तो यही इशू होगा। नेक्स्ट टाइम से ना हो होपफुली। इंशाल्लाह। फाइव मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है।
चलिए जी फिर स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि पिछला लेक्चर कितने लोगों ने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा, इसका मतलब आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई एक बंदा बता सकता सर है? आ रही है, जी आ रही है। अच्छा ठीक है। आ रही है सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब सवाल ही मेरा इनवैलिड था। अच्छा, और विजुअल स्टूडियो कितने लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ? किसी ने किया है? कर सर लिया। VS Code यूज कर रहे हैं उसकी जगह। अच्छा ठीक है, इंस्टॉल कर लें जिन जी लोगों ने सर नहीं किया भी हुआ है। किया। हाँ जी, जिन्होंने नहीं किया वो भी इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्लास में ही प्रैक्टिस करवाऊं। और तो आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और मुझे दिखाएंगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, एक प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था कि सी शार्प का कोड कैसे रन होता है। वो प्रोसेस कोई बता सकता है? एक डायग्राम थी। जब सोर्स कोड लिखते हैं उससे लेकर वो नेटिव कोड तक कन्वर्ट होने का क्या प्रोसेस है? कोई नहीं पता किसी को? चलें इस डायग्राम को देखें, ये भी उसी तरह की डायग्राम है कि सी शार्प का सोर्स कोड होता है, उसको लैंग्वेज कंपाइलर, कोई भी लैंग्वेज है उसका स्पेसिफिक कंपाइलर होगा। सी शार्प है तो सी शार्प का कंपाइलर होगा, वो इसको कंपाइल करके MSIL में कन्वर्ट करता है। MSIL क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। MSIL के साथ एक और चीज होती है, मेटा डाटा। MSIL और मेटा डाटा को कंबाइंडली हम असेंबली कहते हैं, ठीक है? इसको अच्छे तरीके से याद रखें क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर से ये वर्ड आएगा। MSIL और मेटा डाटा, MSIL प्लस मेटा डाटा असेंबली कहलाती है, ठीक है? फिर ये MSIL जस्ट इन टाइम कंपाइलर के पास जाता है जो कि CLR का पार्ट है, और फिर ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर या जिट कंपाइलर इसको मशीन कोड या नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है, और वो नेटिव कोड फिर मशीन पे रन होता है, ठीक है? यही सारी बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं कि सी शार्प का कंपाइलर सी शार्प के सोर्स कोड को MSIL में कन्वर्ट करता है। MSIL मशीन लैंग्वेज नहीं है, यानी कि मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, ठीक है? ये कह लें कि ये एक वर्चुअल मशीन के लिए एक लैंग्वेज है, और वो वर्चुअल मशीन क्या होगी? CLR, ठीक है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR होगा जो इस लैंग्वेज को चलाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद CLR का एक पार्ट है जिट कंपाइलर, वो इसे कंपाइल करेगा मशीन कोड में, ठीक है? ये सेम वही बातें जो हमने पहले पढ़ी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रिवाइज कराना जरूरी है। चलें इसके बाद हम कोड करके देख लेते हैं थोड़ा सा। विजुअल स्टूडियो चलाते हैं। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2010 है जो कि मैंने एडिट की लैब से लिया था। आप लोग ये वाला ले सकते हैं, वरना कोई और लेटेस्ट है वो ले सकते हैं। अच्छा, विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करने के बाद ये चीज आती है, यहाँ पे एक चीज होता है न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे भी लिखा होगा स्टार्ट पेज पे, अदरवाइज फाइल में जाकर आपने न्यू में जाकर न्यू प्रोजेक्ट करना है, ठीक है? सबसे पहले हम कंसोल एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है
लेफ्ट साइड पे आपने देखना है कि इंस्टॉल टेम्पलेट्स में विजुअल सी शार्प सेलेक्ट हो और जो मिडिल पैनल है उसमें कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट हो। ठीक है, अगर ये कंसोल एप्लीकेशन विजुअल सी शार्प वाली आपको यहाँ पे नहीं मिलती तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगी। ये विजुअल बेसिक वाली नहीं लेनी, विजुअल सी शार्प वाली लेनी है। ठीक है, इसका ख्याल करना है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को कोई नेम दे सकते हैं। उसके बाद नीचे लोकेशन कि कहाँ पे आपने सेव करना है, ये डिफॉल्ट लोकेशन है। डॉक्यूमेंट्स में विजुअल स्टूडियो का एक फोल्डर बन जाता है, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स का फोल्डर होता है। मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ, आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सोल्यूशन नेम यहाँ पे लिखना है आपने। सोल्यूशन क्या होगा कि कोई भी आपने एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, उसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, लाजमी नहीं कोई एक ही प्रोजेक्ट में वो एप्लीकेशन बन जाए। तो उन सबको एक जगह रखने के लिए एक सोल्यूशन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सोल्यूशन नेम भी मैं यही रहने देता हूँ और ओके कर देते हैं। अब ये राइट पैनल में सोल्यूशन एक्सप्लोरर वाला जो पैनल है, इसमें आप देख सकते हैं ये सोल्यूशन है जिसका नाम है माय फर्स्ट ऐप, और इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है माय फर्स्ट ऐप के नाम से ही प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, इसकी एक फाइल बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, program.cs, ये वाली फाइल होगी वो। इस फाइल में कोड है आपने लिखना, लेकिन इसको हम बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि और क्या चीजें इसमें। माय फर्स्ट ऐप में एक फोल्डर है प्रॉपर्टीज का। ठीक है, इसको खोलें। इसके अंदर आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज रख सकते हैं, जैसे डेटाबेस कनेक्शन की डिटेल्स, यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस के। तो हो सकता है आपको अपनी ऐप में मल्टीपल टाइम्स डेटाबेस एक्सेस करनी पड़े, सेलेक्ट की क्यूरीज मल्टीपल टाइम्स चलानी पड़े, इंसर्ट की चलानी पड़े, अपडेट की चलानी पड़े। तो आप मल्टीपल टाइम्स वो डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स नहीं लिखते, तो वो एक प्रॉपर्टीज फाइल यहाँ पे डाल के उसमें लिख देते हैं और वहीं से एक्सेस करते हैं, ताकि अगर आपको कल को चेंज करने पड़े तो आप एक ही जगह से चेंज करें। ठीक है, इसमें इनिशियली एक फाइल पड़ी है assembly info.cs, इसको ओपन करते हैं। इसमें इस असेंबली की डिटेल्स है। ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली जब कंपाइल होगा तो मैंने क्या बताया था कि सोर्स कोड कंपाइल होने के बाद क्या बनता है, MSIL प्लस मेटा डाटा। MSIL प्लस मेटा डाटा क्या कहलाता है, असेंबली। तो यानी कि ये प्रोजेक्ट कंपाइल होने के बाद एक असेंबली बनेगा। ठीक है, या DLL बनेगा। ठीक है, तो इस असेंबली की कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे लिखी हुई कि असेंबली का टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, कॉपीराइट के बारे में लिखा है, असेंबली वर्जन लिखा है। ठीक है, ये वर्जन आपको पता है ये वर्जन किस तरह होता है इतना लंबा। फर्स्ट होता है बिल्ड, सॉरी फर्स्ट होता है मेजर वर्जन, फिर उसके बाद डॉट के बाद आता है माइनर वर्जन, फिर बिल्ड नंबर, फिर रिवीजन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मेजर वर्जन को बहुत आपके न्यू फीचर्स वगैरह हो तो तब इसका एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, यहाँ पे वर्जन 2 बन जाता है। फिर उसके बाद दोबारा कोई फीचर्स रिलीज हो तो वर्जन 3 बन जाता है। माइनर वर्जन कोई बग फिक्सेस, कोई छोटे मोटे फीचर्स। फिर बिल्ड नंबर के आपको ये बग फिक्सेस या फीचर को बनाने के लिए कितनी बार बिल्ड करना पड़ा प्रोजेक्ट को, और इस तरह ये सारी चीजें। ठीक है, तो उसके बाद है रेफरेंसेस का एक फोल्डर। रेफरेंसेस के फोल्डर को अगर हम खोलें तो यहाँ पे कुछ असेंबलीज पड़ी हैं। ठीक है, ये भी कोई और असेंबलीज हैं, बिल्ट इन असेंबलीज हैं जो हमें बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करके दे दी गई हैं। कोई दूसरी असेंबलीज हैं। ठीक है, जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो ये असेंबलीज हमें ऐड करके दे दी गई हैं। अगर आप इस पे डबल क्लिक करें तो ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में ये सारी असेंबलीज खुल जाएंगी। इनके अंदर सारी क्लासेस वगैरह को आप देख सकते हैं। इनके अंदर सारी क्लासेस, उनके मेथड्स, हर चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में। और यहाँ पे ये आपकी अपनी माय फर्स्ट ऐप का प्रोजेक्ट भी पड़ा है, क्योंकि ये भी एक असेंबली बनेगा। ठीक है, अब जरा ये इस program.cs की तरफ आते हैं। इसमें ये शुरू में यूजिंग सिस्टम, ये क्या चीजें हैं। जावा में आप लोगों ने इंपोर्ट पढ़ा है, कोई बंदा बता सकता है इंपोर्ट क्या होता है।
सर बिल्ड इन लाइब्रेरीज को यूज करने के लिए इंपोर्ट हम कीवर्ड यूज करते हैं। जी एग्जैक्टली, बिल्ड इन लाइब्रेरीज को यूज करने के लिए इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट में आगे हम लिखते हैं उस लाइब्रेरी का पैकेज नेम लिखते हैं, ठीक है। तो यही केस यहाँ पे भी है कि ये लाइब्रेरीज थी जो बाय डिफॉल्ट ऐड हुई हुई है हमारे प्रोजेक्ट में, इनको यूज करने के लिए हम इंपोर्ट के बजाय C# में वर्ड यूज होता है यूजिंग सिस्टम, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये सिस्टम क्या है, पैकेज है बेसिकली। यहाँ पे C# वर्ल्ड में पैकेज कहते हैं नेम स्पेस को, ठीक है। नेम स्पेस का वर्ड यहाँ पे यूज होता है पैकेज के बजाय। वहां पे अगर आपने पैकेज बनाना होता है आप लिखते हैं पैकेज का कीवर्ड और आगे उसका नेम। यहाँ पे आप लिखेंगे नेम स्पेस का कीवर्ड और आगे उसका नेम, ठीक है। यहाँ पे एक नेम स्पेस बनी हुई है माय फर्स्ट ऐप की, और ये सिस्टम भी कोई नेम स्पेस होगी, उस सिस्टम की लाइब्रेरी में होगी शायद, ठीक है। ये नेम स्पेस एक पैकेज है। पैकेज आप इसलिए यूज करते हैं ताकि सिमिलर टाइप की या सिमिलर फंक्शनैलिटी की क्लासेस को आप एक पैकेज में रख सकें। तो यहाँ पे यही काम है कि सिमिलर क्लासेस को आपने एक नेम स्पेस में रखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने टेस्ट केसेस लिखे हैं अपने प्रोजेक्ट में टेस्टिंग के लिए, यूनिट टेस्टिंग के लिए कोई टेस्ट केसेस वगैरह लिखे हैं, तो वो सारी टेस्टिंग की क्लासेस को आप एक टेस्ट नाम के नेम स्पेस में रख लेंगे, ठीक है। अगर डेटाबेस एक्सेस की क्लासेस हैं जो डेटाबेस से एक्सेस कर रही हैं, डाटा गेट कर रही हैं या डाटा इंसर्ट कर रही हैं, तो वो सारी क्लासेस को आप एक डाटा के पैकेज में या डाटा के नेम स्पेस में रखेंगे, ठीक है, जिसको हम DAO भी कहते हैं, डाओ भी कहते हैं, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये एक नेम स्पेस इस तरह होती है। फिर उसके बाद आप लिखते हैं क्लास प्रोग्राम, क्योंकि इसका फाइल का नेम भी यही है, ठीक है। फिर उसके बाद एक मेन मेथड लिखा हुआ है यहाँ पे स्टैटिक वॉइड मेन। मेन क्या होता है, हमारा एंट्री पॉइंट होता है एप्लीकेशन का, कि एक एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी। इसमें सारे वर्ड्स छोटे होते हैं, सिर्फ ये M बड़ा होता है मेन का, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अच्छा, अब इसको मैं फॉर एग्जांपल अगर डिलीट कर देता हूँ program.cs को, तो यहाँ पे मैं एक नई क्लास ऐड करनी हो या पिछली को डिलीट करके भी ऐड करनी हो या डिलीट किए बगैर कोई और क्लास ऐड करनी हो, तो यहाँ से राइट क्लिक करूंगा प्रोजेक्ट पे, ऐड में आऊंगा, न्यू आइटम, और यहाँ से अगेन विजुअल C# आइटम्स सेलेक्ट हो और उसी की क्लास यहाँ से लेनी है आपने, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास का लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब उसी नेम स्पेस में ये क्लास बन गई है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं मेन मेथड, ये मेन मेथड हो गया। यहाँ पे मैं कोई चीज अगर प्रिंट करना चाहूँ तो जावा में जैसे होता था system.out.println, उस तरह यहाँ पे होता है console.writeLine, ठीक है। अगर सिर्फ राइट करेंगे, सिर्फ राइट ये वाला मेथड लेंगे, तो ये राइट तो कर देगा लेकिन न्यू लाइन इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक है, मतलब नई लाइन पे नहीं जाएगा। ये इसी तरह जैसे जावा में system.out.print है और system.out.println है, ठीक है, यानी कि प्रिंट करके जो है कर्सर वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है अगर आप प्रिंट लाइन और राइट लाइन यूज करें, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग पास करनी है और सेमीकोलन, ठीक है, सेव कर देंगे। ये हाउंटेड के नाम से कौन है, अपने रियल नेम से हैं प्लीज। ठीक है, console.writeLine और हेलो वर्ल्ड, ये सेव कर दिया। डीबग में ऊपर मेन्यू में डीबग में जाएं, स्टार्ट विदाउट डीबगिंग या कंट्रोल F5, ठीक है। जब इसको आप प्रेस करेंगे तो ये कंसोल एप्लीकेशन, कंसोल पे उसने प्रिंट कर दिया है हेलो वर्ल्ड, क्योंकि कंसोल एप्लीकेशन है, ठीक है। अब ये जो कंसोल की क्लास है
ये किस नेम स्पेस में है? ये मैंने आपको बताया कि ये सारी लाइब्रेरीज या असेंबलीज ऐड हुई हुई हैं, ठीक है। अब आप वापस जाएं किसी असेंबली पे डबल क्लिक करें तो ये आ जाता है ऑब्जेक्ट ब्राउजर। यहाँ पे आप जाएं किसी में, ms core lib एक असेंबली है, मुझे पहले से अंदाजा है कि ये इसमें होगी। यहाँ पे एक सिस्टम की क्लास है, ये पड़ा है कंसोल, ठीक है। इसमें सिस्टम की नेम स्पेस में कंसोल की क्लास पड़ी है, ये इस क्लास की पूरी डिटेल्स हैं, ठीक है। इसमें जो जो मेथड्स हैं सारा कुछ है, ठीक है। ये राइट के मेथड्स हैं, राइट लाइन है, ठीक है। कंसोल की क्लास है इस सिस्टम नेम स्पेस में और ms core lib इसकी असेंबली है। ये नए .NET के वर्जन्स में जो नए विजुअल स्टूडियो अगर आप करेंगे, हो सकता है उसमें ms core lib में ना हो, थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं ms core lib में, तो चेक कर लीजिएगा इसमें, अगर चेक करना है आपने खुद से देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा या फिर यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम भी लिख सकते हैं, system.console.write-line, ये यहाँ से हटा दें तो फिर ऊपर से हटा दिया मैंने, यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिख दिया, ठीक है। फिलहाल इसको मैं रहने देता हूँ। ये तो हो गया आउटपुट करना, हेलो वर्ल्ड कैसे आउटपुट करना है। अब हम देखते हैं कि इनपुट कैसे लेते हैं। इसको यूजर को बताते हैं कि कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, ये स्ट्रिंग रीड करता है, ठीक है, स्ट्रिंग में रीड करता है ये। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो ये कंसोल डॉट लिखने के बाद, एक मिनट, कंसोल डॉट लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ये सारे मेथड्स आ जाते हैं, सजेशंस देता है वो। रीड लाइन पे जब आप लेके जाएंगे कर्सर तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आगे लिखा है कंसोल डॉट रीड लाइन, इसका मतलब स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और इसके नीचे उसकी डिटेल लिखी है कि ये क्या करता है, रीड द नेक्स्ट लाइन करेक्टर, नेक्स्ट लाइन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद लिखता है कि ये कौन कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। फिलहाल रीड लाइन को यूज करते हैं और फिर से आउटपुट देते हैं। वेलकम के बाद अगर कोई वेरिएबल आपने प्रिंट करना है तो प्लस डाल के कर सकते हैं आप, ठीक है। ये नेम एक वेरिएबल है जिसमें मैंने इनपुट लेकर स्टोर किया, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। जब मैंने इसको प्रिंट करना है तो कैसे करना है, वेलकम, ये स्ट्रिंग है, प्लस आगे वेरिएबल नेम, कंट्रोल F5 दबाएंगे तो हेलो वर्ल्ड प्लीज इंटर योर नेम, ठीक है, इमरान, वेलकम इमरान, ठीक है। इसके अलावा प्लस के अलावा एक और तरीका भी होता है, वो ये कि यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और 0 इंडेक्स, ये इंडेक्स है 0, ठीक है, कि मतलब कॉमा के बाद जो भी वेरिएबल है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इसको सेव करूं, कंट्रोल F5 दूं, वेलकम इमरान, ठीक है। अगर दो वेरिएबल होते तो मैं 0 के बाद एक और कर्ली ब्रैकेट डाल के 1 डालता और यहाँ पे एक और कॉमा डाल के दूसरा वेरिएबल डाल देता इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब ये रीड लाइन स्ट्रिंग इनपुट लेता है, जैसा कि हम देख चुके हैं। ये स्ट्रिंग इनपुट लेकर यूजर से स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो अगर हमने इंटीजर चाहिए तो हम क्या करेंगे,
ये एरर देगा अब, क्योंकि वो कह रहा है कि रीड लाइन तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, कैन नॉट, ये नीचे एरर लिखा है, यहाँ पे नीचे आपके पास एरर लिस्ट आ रही है, यहाँ पे एरर लिखे होंगे, ठीक है सारे, कोई भी एरर आ रहा है तो ये कह रहा है जी कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, ठीक है। और लाइन नंबर वो बता रहा है यहाँ पे अगले आगे 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 अगर कॉलम्स में देखें तो लाइन नंबर बता रहा है 19, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे लाइन नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 19 लाइन पे ये एरर है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सक रहा, तो हमें खुद करना पड़ेगा int डॉट पार्स। ये पार्स का मेथड क्या है, इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। पार्स का मेथड है कि जी स्ट्रिंग लेता है और आगे और भी डिफरेंट पैरामीटर्स अगर आपको चाहिए, तो रिटर्न क्या करता है, इंट रिटर्न करता है। अब एरर खत्म हो गया। सेव करेंगे, कंट्रोल F5, नेम, फिर उसके बाद कह रहा है फर्स्ट नंबर 6, सेकंड नंबर 3, आंसर ऑफ सम 9 एंड आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप C# को एज अ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब तक इसमें कोई सवाल है किसी का, देख लें इसको। सर एक चीज पूछनी है। जी पूछें। सर ये प्रोजेक्ट हम VS कोड में कैसे रन कर सकते हैं? कुछ सोल्यूशन आपके पास है या हमें विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल लाजमी करना पड़ेगा? आप उसमें रन करके चेक कर लें, अगर कोई एरर आया तो बता दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको नहीं बता मीन सर ये प्रोजेक्ट ओपन नहीं करेंगे, जैसे आपने तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट ओपन कर लिया, ठीक है, मैं ये चीज पूछ रहा हूँ सर। बाय डिफॉल्ट क्या चीज? जैसे आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ना, टेम्पलेट सारा माय प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया आपने C# के नीचे हम्म, कंसोल एप्लीकेशन, लेकिन हम्म। VS कोड के अंदर ये आई थिंक ऑप्शन नहीं आते हमारे पास। अच्छा, वो चेक करना पड़ेगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा, फिर अगर उसमें रन करना है तो कैसे करेंगे। जी सर काइंडली उसमें कंफर्मेशन कर दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है और काफ़ी स्पेस वगैरह लेता है, तो इसलिए वो चेक कर लीजिए। अगर VS कोड में हो जाता है तो हम VS कोड में ये कोडिंग कर अगर लेंगे आप, सारी। वैसे मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो ही इंस्टॉल करें, क्योंकि आगे हम जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह बनाएंगे तो उसमें यहाँ पे पूरी टूल बॉक्स वगैरह आ रही होते हैं, सारे टूल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप और सारी फीचर्स ये हमें प्रोवाइड करता है। तो वो सेम आपके पास फीचर्स नहीं होंगे तो फिर आपको मसला होगा। चलो प्रेफरेबल यही सही है कि आप विजुअल स्टूडियो ही इंस्टॉल करें, अभी से कर लें। आप इस चीज़ पे डिपेंड ना करें कि अभी कुछ और यूज़ कर लूँ बाद में कुछ और देखा जाएगा, इस तरह ना करें, शुरू से आप सही है। साथ साथ चलें ताकि, ओके। ठीक है। अभी इस कोड में से किसी का कोई सवाल हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो?
सोल्यूशन में मैंने आपको बताया मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपने इस सोल्यूशन में प्रोजेक्ट्स और ऐड करने हैं तो आप इस पे सोल्यूशन पे राइट क्लिक करके ऐड में जाएंगे तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और ठीक है, और प्रोजेक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट के अंदर और क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, ऐड में जाएं, न्यू आइटम में जाएं और क्लासेस ऐड कर सकते हैं आप। लेकिन ये चीज़ आपने खास ध्यान रखना कि विजुअल सी शार्प वाली ही क्लास ऐड करनी है, ठीक है। और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए भी विजुअल सी शार्प वाला ही प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत गड़बड़ करते हैं, वीबी का प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे और फिर कहेंगे ये चल नहीं रहा। जी कोई सवाल है? सर जी जी। सर आपने ऊपर जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई हुई है उनके बारे में थोड़ा बता दें। अच्छा, ये मैंने नहीं कराई, पहली बात, ये तो बाय डिफॉल्ट इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हुई है, ठीक है। सिस्टम की लाइब्रेरी है, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह उसमें जावा में भी होती थी। इसमें कंसोल की क्लास भी इसी में है, ठीक है, और इसमें और बहुत सारी क्लासेस हैं। आप यहाँ से अगर खोलें रेफरेंसेस में, सिस्टम में जाएं, तो ये सिस्टम की ये नेम स्पेस है, यहाँ पे ये सारी क्लासेस ये भी हैं, और इसके अलावा MS कोडलिब में भी हैं। सिस्टम की नेम स्पेस खोलें, ये सारी क्लासेस हैं। मेनली ये बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, जैसे ये बेस 64 की भी, बिट कन्वर्टर, बूलियन, बाइट, ये इस तरह की डाटा टाइप्स की क्लासेस भी हमें प्रोवाइड करता है, बूलियन, बाइट वगैरह की। कंसोल की क्लास भी इसमें है, कन्वर्ट है, डेट टाइम है, डेसिमल, ठीक है। एक मिनट, स्ट्रिंग, ठीक है, ये सब क्लासेस इसमें है। ये अभी जो मैंने स्ट्रिंग बनाया है ये तो, और ये इंट बनाया है, ये तो हमारी डाटा टाइप्स के तौर पे यूज होंगी। अगर मैं चाहूँ कि इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाए तो मैं इन 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 क्लासेस को यूज करूंगा जो यहाँ पे सिस्टम में दी हुई है, ठीक है। इसमें ये भी दी हुई है int 16, int 32, int 64। ये हमने देखी थी कि ये .NET फ्रेमवर्क की क्लासेस हैं, ठीक है, FCL की हैं। वैसे जो इसमें C# में है वो शॉर्ट है और इंट है, ठीक है। तो ये क्लासेस हैं काफ़ी सारी। इसमें कंसोल मेन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्लास है वो कंसोल की है, क्योंकि कंसोल से हम राइट भी कर सकते हैं कंसोल से, और रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कलेक्शन की, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक। कलेक्शंस तो वही अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट वगैरह ये चीज़ें, ठीक है। और वो लिंक लिस्ट वगैरह में जेनेरिक्स होते हैं, अगर आपने जावा में पढ़े हो, यूं एंगल ब्रैकेट लगा के आगे यूं लगाए जाते हैं, ये उसके लिए जेनेरिक्स डाला हुआ है। ये अगर आप कोई चीज़ नहीं भी यूज हो रही, लिंक्स और टेक्स्ट, लिंक्स की क्यूरीज होती हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि लिंक्स की क्यूरीज से हम डाटा कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट की भी ये चीजें अगर नहीं यूज हो रही तो आप इनको हटा सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ऐड हुई हुई है, आप इनको हटा दें, ठीक है। मैंने हटा दिए क्योंकि यूज नहीं हो रही, सिस्टम की सिर्फ यूज हो रही है, वो भी कंसोल की वजह से। अगर आपने सिस्टम की वहां पे ऊपर नहीं लिखनी तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं सिस्टम डॉट कंसोल, लेकिन हर जगह फिर आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट कंसोल, सारी जगह लिखना पड़ेगा, रीड के लिए भी लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट कंसोल। जब ये सारी जगह पे नीचे तक आप लिख देंगे तो ऊपर से ये भी हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, अब जहां जहां मैंने सिस्टम डॉट कंसोल लिखा वहां पे एरर नहीं आया, जहां पे नहीं लिखा वहां पे एरर आया, ठीक है। तो बेसिकली रिक्वायर्ड ये है हमें, ठीक है। और कोई सवाल? चलें ठीक है, अगर कोई नहीं सवाल तो हम आगे चलते हैं। ये कोड जो मैंने लिखा है इसको एक बार आप लोग खुद भी लिखिएगा ताकि आपको थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, ठीक है। ये 5 मिनट में लिखा जाता है, इतना बड़ा कोई कोड नहीं है। अगर आप कहते हैं मैं आपको प्रोवाइड भी कर देता हूँ, पहले मैं सारे प्रोजेक्ट्स जो मैं कोड लिखता था क्लास में वो सब मैं प्रोवाइड करता था, लेकिन मैं ये अब चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद लिखें, क्योंकि मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ना वो स्टूडेंट्स चलाते हैं ना खुद से वो लिखते हैं। तो आप लोग बता दें क्या प्रेफरेबल है, ये प्रोवाइड करूँ तो आप लोग इसको चलाएंगे? नहीं सर हम लोग खुद कर लेंगे।
ठीक है, आप लोग खुद कर लें, और अगर कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर ये प्रोवाइड भी कर दूंगा। आप जिस टाइम मैसेज करेंगे मैं कर दूँ, कोशिश करूंगा उसी टाइम ये आपको प्रोवाइड कर दूं कोड भी, या कोई मसला है तो वो भी रिजॉल्व कर दूं। ठीक है, तो अब थोड़ा स्लाइड्स की तरफ आते हैं। तो ये हमने एक हेलो वर्ल्ड की क्लास हमने बना के देख ली है। नेम स्पेस ऊपर क्या होती है, यूजिंग सिस्टम, ये क्या चीज़ है ये भी हमने देख ली, कि कोई और लाइब्रेरी या कोई और असेंबली के अंदर कोई नेम स्पेस है वो हमने इंपोर्ट करनी है तो ऐसे करनी है। फिर उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन, फिर मेन मेथड, ये जो कि एंट्री पॉइंट है वो कैसे होगा, और प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या होगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हर वो लाइन एक एक्सप्रेशन कहलाता है कि जो एक वैल्यू में रिजॉल्व हो। ठीक है, जब ये एक रीड लाइन है, ये एक वैल्यू में रिजॉल्व होगा जो कि नेम वेरिएबल में जाएगी, तो ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये a प्लस बी करके एक वैल्यू बनाएगा जो कि सम में जाएगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं, नेम, ए, बी, सम, सब्ट्रैक्शन, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इनमें जो भी वैल्यू आप डालें आप डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद उसको चेंज भी कर सकते हैं। जो जिसकी वैल्यू वेरी करे, जिसको आप चेंज कर सकते हो, तो वो वेरिएबल होता है। ठीक है, नेम स्पेस डिक्लेरेशन लाइब्रेरी इंपोर्ट्स है, ऑप्शनल है, जो जो आपको चाहिए सिर्फ आप वही इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद क्लास डेफिनेशन है, मेन मेथड आता है, और प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आती हैं। सॉरी। अच्छा, नेम स्पेस क्या होती है कि हम पार्टीशन करते हैं सिमिलर क्लासेस को सिमिलर एक नाम की नेम स्पेस में। ठीक है, तो हो सकता है कि एक ही नाम की क्लास मल्टीपल नेम स्पेसेस में हो, तो ये पॉसिबल है। तो वो उनमें कंफ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होगा, नेम स्पेस की नेम की वजह से, कि अगर सेम नेम की क्लासेस हैं लेकिन नेम स्पेस उनकी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट उनकी नेम स्पेस डिफरेंट हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सी शार्प कोड इज कंटेन्ड इन ग्लोबल नेम स्पेस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सारी की सारी क्लासेस और नेम स्पेसेस एक पेरेंट नेम स्पेस में होती हैं जो कि ग्लोबल नेम स्पेस कहलाती है। ठीक है, टू रेफर टू कोड विद इन अ नेम स्पेस मस्ट यूज क्वालिफाइड नेम, जैसे मैंने लिखा था system.console.writeline, राइट साइड पे जो बॉक्स है इसमें देखें system.console.writeline, फुली क्वालिफाइड नेम इस तरह लिख लेंगे, या फिर नेम स्पेस को ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे यूजिंग सिस्टम करके। ठीक है, जब नेम स्पेस को आपने इंक्लूड कर लिया, नीचे किसी भी क्लास को आप यूज कर सकते हैं फिर उस नेम स्पेस की। कंसोल की क्लास हमने यूज की, उसका राइट लाइन का मेथड यूज कर लिया। ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? प्रोग्राम का सर वो हिस्सा जो एग्जीक्यूटेबल ना हो। जी बिल्कुल, कमेंट्स वो चीज है जो एग्जीक्यूट नहीं होती, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। तो कमेंट्स होते किस लिए हैं फिर, अगर वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे? एक्सप्लेनेशन वगैरह देने के लिए या उसको क्लियर करने के लिए कोड को। जी, कोड की इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कमेंट्स यूज होते हैं, ताकि आप कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, ताकि कोई और डेवलपर जब वो कोड देखे तो उसको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे एक कमेंट लिखता हूँ मेन मेथड के ऊपर, एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये एक कमेंट है, इस पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये कमेंट है। अगर मैं इसको ये कमेंट ना बनाऊं तो यूं छोड़ दूं तो तब एरर आने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर ने उसको कंपाइल करना होगा, ये क्या चीज़ है। जब मैं इसको कमेंट ना दूं तो इस पर कोई एरर नहीं आएगा, कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा, लेकिन पढ़ने वाले को ये समझ आएगा कि ये मेथड क्या है। वैसे तो मेन का सबको ही पता होता है, लेकिन अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो उसको समझ आ जाएगा। यहाँ पे कमेंट कहीं भी लिखा जा सकता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि जब आप काम करते हैं फील्ड में, जो प्रोडक्टिव किस्म के आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पे आपको कमेंट्स लिखने पड़ते हैं, वरना वो इतना कॉम्प्लेक्स कोड हो जाता है कि बिल्कुल समझ नहीं आता, और वो एक बंदा नहीं कई बंदे उस पर काम कर रहे होते हैं, तो सबको समझ आना चाहिए। तो इस तरह कमेंट्स वगैरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, अक्सर औकात ये होता है कि ये लाइन मैं चाह रहा हूँ यार, ये लाइन ना चले, ये दो लाइनें, लेकिन मैं इनको डिलीट भी नहीं करना चाह रहा कि यार हो सकता है फ्यूचर में ये काम आ जाए, तो मैं इसको भी कमेंट कर सकता हूँ, इन दोनों लाइनों को कमेंट कर दिया। अब ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगी, जब मैं इनको रन करूंगा
फर्स्ट नंबर 6, सेकंड नंबर 2। तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन उसने प्रिंट किया, सम वाली नहीं प्रिंट की, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुई दोनों लाइनें, लेकिन यहाँ पे पड़ी हुई हैं। इस काम के लिए भी लोग यूज करते हैं, हालांकि ये पर्पज नहीं है इसका कमेंट का, लेकिन ये इस काम के लिए भी नॉर्मली यूज होता है ये। और अगर आप चाहते हैं कोई बहुत बड़ा ब्लॉक है, सब पे यूं तो नहीं लगाते रहेंगे ना हर लाइन पे, तो आप ब्लॉक भी बना सकते हैं कमेंट का यूं। ये भी जावा की तरह ही है, स्टैटिक और स्लैश, ठीक है। ये पूरा ब्लॉक ऑफ कमेंट बन गया, ठीक है। इसको फिलहाल हम कमेंट नहीं करते, ठीक है। तो ये क्लास हेडर है ऊपर वाला, फिर उसके बाद क्लास बॉडी है। कमेंट्स आप कहीं भी डाल सकते हैं, जहां पे भी डालना चाहें स्लैशेस डाल के आगे कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास नेम कैसा होना चाहिए? क्लास नेम एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर की डिटेल्स आगे हम और भी देखेंगे। आइडेंटिफायर कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी लेटर्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर हो सकता है उसमें, ठीक है। कोई भी ऐसा आप लिख सकते हैं जिसमें लेटर्स भी हो, डिजिट्स भी हो, अंडरस्कोर्स भी हो, लेकिन आपने डिजिट से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। स्टार्ट आपने लेटर से करना है, उसके बाद अंदर उसके नेम के अंदर कहीं डिजिट्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एट द रेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं आइडेंटिफायर को, क्लास नेम को, ठीक है। लेकिन कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये है कि जैसे हमने हेलो वर्ल्ड की क्लास बनाई, ये इसमें एच बड़ा होगा और दूसरे वर्ल्ड का डब्ल्यू बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये कन्वेंशन है। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दिया, माय फर्स्ट प्रोग्राम और हेलो वर्ल्ड, इनमें फर्स्ट कैरेक्टर्स कैपिटल है। कन्वेंशन क्या चीज होती है? कन्वेंशन वो चीज है जो कि फर्ज नहीं है आप पे करनी। अगर आप नहीं करते तो कोई एरर नहीं है, कोई एरर या एक्सेप्शन नहीं आएगी, कोई बुरा नहीं माना जाएगा। लेकिन कन्वेंशन ये है कि एक किस्म का रिवाज है जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो वो कहेंगे यार ये क्यों नहीं फॉलो कर रहा, इसका कोड समझ नहीं आ रहा, ये कन्वेंशन नहीं फॉलो करता, ठीक है। इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो आपको बेहतर है कि कन्वेंशन आप फॉलो करें। फर्ज नहीं है, एरर नहीं आएगा, लेकिन फॉलो करना चाहिए। क्लास बॉडी स्टार्ट विद लेफ्ट ब्रेस एंड एंड विद राइट ब्रेस, ठीक है। ये भी हम देख चुके हैं कि क्लास की बॉडी कैसे बनेगी। मेथड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम होती हैं, ताकि आप कोई भी एक खास फंक्शनैलिटी जो आपने लिखनी है उनको बिल्डिंग ब्लॉक की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दें प्रोग्राम को, ठीक है। एक ही जगह सारा लंबा सा कोड ना लिख दें, बल्कि छोटे छोटे मेथड्स बना लें, ठीक है। वो एक बेहतर चीज़ है, समझ आने में आसानी होती है। मेन मेथड क्या होता है? एंट्री पॉइंट होता है कि कोई भी कंसोल एप्लीकेशन या विंडो एप्लीकेशन स्टार्ट इस मेन मेथड से होगी, ठीक है। और मेन मेथड की भी इसी तरह बॉडी होगी, लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद मेन मेथड के अंदर प्रोग्राम स्टेटमेंट्स भी हमने लिखी। वो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स क्या चीज़ होती हैं? हर स्टेटमेंट वो होती है जो कोई खास किस्म का बिहेवियर परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। कोई खास किस्म की उसका कोई फंक्शन होता है, कोई उसकी पर्पज होता है, ठीक है। और हर स्टेटमेंट सेमी कॉलन से एंड होती है, ठीक है। सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। वाइट स्पेसिस क्या होती हैं? वाइट स्पेसिस को अगर आम अल्फाज में कहें तो सिंपल स्पेसिस होती हैं। स्पेसिस होती हैं, टैब्स होते हैं, ब्लैंक लाइंस होती हैं। ये किस लिए होती हैं? जैसे इस एग्जांपल में आप देख लें, इस क्लास के कीवर्ड से पहले काफी सारी स्पेसिस हैं। इसी तरह मेन मेथड के पहले भी काफी सारी स्पेसिस हैं। ये स्पेसिस क्यों हैं? ताकि हमारा कोड मोर रीडेबल बने, पढ़ने में आसानी हो, समझ आने में आसानी हो, ठीक है। तो इसलिए स्पेसिस डाली होती हैं, ब्लैंक स्पेसिस उनको कहते हैं। अगर कोड हमारा यूं होगा, एक लाइन में सारा लिखा हुआ है, तो समझ आने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये समझना काफी मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये यूज होती हैं, ठीक है, वाइट स्पेसेस। C# program should be formatted to enhance readability using consistent indentation। तो ये वाइट स्पेसेस के जरिए हम इंडेंटेशन बनाते हैं कि कौन सी लाइन कितनी आगे होगी। इंडेंटेशन का ये मतलब है आम अल्फाज में कि कितनी आगे होगी, पिछली बिल्कुल स्टार्ट से कितना आगे होगी। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, यूज ओनली फॉर ह्यूमन रीडर्स, ठीक है, इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए। टाइप्स ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स 2 स्लैशेस होती हैं और मल्टी लाइन कमेंट में स्लैश स्टार और एंड पे स्टार स्लैश।
आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स मैंने बताया कोई भी वर्ड्स होते हैं जो आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, ठीक है। ये लेटर्स से भी बन सकते हैं, डिजिट से भी बन सकते हैं और अंडरस्कोर से भी बन सकते हैं, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा इसमें जितने भी वर्ड इस कोड में लिखे हैं ये सब आइडेंटिफायर्स हैं। क्लास एक आइडेंटिफायर है, हेलो वर्ल्ड एक आइडेंटिफायर है, स्टैटिक, वॉइड, मेन, ये सब आइडेंटिफायर, माय फर्स्ट ऐप, ये सब आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर्स सी शार्प में केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल मैंने ए लिखा है, स्मॉल ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ इंट ए इक्वल टू कैपिटल ए भी बना सकता हूँ एक वेरिएबल में। अब इन दोनों पे उसने कोई एरर नहीं दिया, उसने नहीं कहा, रेड कलर का होता है जो वो एरर होता है, ये एरर नहीं है। ये तो एक वार्निंग है जो यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो नीचे लिखी हुई है, द वेरिएबल ए इज असाइंड बट इट्स वैल्यू नेवर यूज्ड, ये किस्म की वार्निंग है, एरर नहीं है। बस वो ये कह रहा है कि ये बना तो आपने दिए लेकिन कहीं यूज नहीं हो रहा, तो इसको कंसीडर करें, हटा दें। खैर, ये ए और कैपिटल ए दो अलग अलग वेरिएबल बन चुके हैं, क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। Sometimes we choose identifiers ourselves when writing a program such as hello world. अब ये जैसे ये hello world की क्लास है, ये आइडेंटिफायर हमने खुद बनाया है, इसका नाम हमने खुद रखा है, लेकिन ये जो क्लास का कीवर्ड है ये आइडेंटिफायर पहले से बना हुआ था, ठीक है। ये किसी और प्रोग्रामर ने बनाया होगा, सिस्टम की नेम स्पेस में या ग्लोबल नेम स्पेस में होगा, ठीक है। ये सी शार्प लैंग्वेज का हिस्सा है। अब ये इसी तरह जो क्लास कीवर्ड है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो स्पेशल आइडेंटिफायर्स हैं जिनका कोई खास प्री डिफाइंड मीनिंग है लैंग्वेज में, वो ऐसे आइडेंटिफायर्स को हम कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी अदर वे, ठीक है। अगर क्लास का कीवर्ड है, आपको उसको वेरिएबल नहीं बना सकते। आप ये नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल क्लास है तो आगे क्लास का नाम भी यही रख दें, क्लास, एरर आ जाएगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड ही रहेगा। अगर क्लास का कीवर्ड फिक्स है तो यहाँ पे ये भी नहीं कर सकते आप यहाँ वेरिएबल बना दें क्लास, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कीवर्ड है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड इस टेबल में दिए हुए हैं, जैसे फॉर लूप है तो उसका फॉर होगा, इफ स्टेटमेंट है इफ होगा, बाइट है, क्लास है, नेम स्पेस है, ठीक है। ऑल सी शार्प, ये एक हिंट उसने दिया हुआ है कि ऑल सी शार्प कीवर्ड्स आर लोअर केस, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें कैपिटल लेटर से भी लिखा जा सकता है और स्मॉल से भी, दोनों अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन जो जितने भी कीवर्ड्स बनाए गए हैं वो सारे लोअर केस हैं, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल इसमें, तो आप कैपिटल से लिख लें, ठीक है, उस पर कोई एरर नहीं है। स्मॉल से नहीं लिख सकते क्योंकि स्मॉल कीवर्ड है। ऑपरेटर्स, थोड़ा सा ऑपरेटर्स को हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या क्या हैं जो हम यूज कर सकते हैं। An operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical manipulations, ठीक है। कोई खास मैथमेटिकल या लॉजिकल मैनिपुलेशंस परफॉर्म करते हैं ये ऑपरेटर्स। इसमें ये कुछ टाइप्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल, बिटवाइज और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन सी हैं? हमने एक दो देखे हैं, जैसे कि प्लस और माइनस, ये दो हमने देखे हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जो कोई भी किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी। फिर मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार यूज होता है, ये ए स्टैरिक बी। डिवाइड के लिए स्लैश यूज होता है, बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर भी होता है एक, बी मॉडुलस ए। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, कोई बता सकता है? सर सर मॉड्यूलस ये होगा कि जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और जो रकम बकाया बच जाएगी वो बेसिकली मॉड्यूलस होगा हमारे पास। अच्छा, आपने कुछ हद तक ठीक कहा, लेकिन डिवाइड नहीं, कंप्लीटली डिवाइड करें तो बेहतर है। फॉर जी एग्जांपल सर, डेफिनेटली 10 मॉडुलस 2 करें तो हमारे पास 0 आंसर आता है, 0 आना चाहिए, क्योंकि 10 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 पे। लेकिन बिल्कुल। 11 डिवाइडेड बाय 2 करें तो मॉडुलस तो 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा, क्योंकि 11 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता।
जी ठीक बिल्कुल। है। तो रिमाइंडर वो रिमाइंडर होता है, मॉडुलस वो रिमाइंडर होता है जो कंप्लीटली डिवाइड करने के बाद बचता है। ठीक है, मैं तो आपसे क्वेश्चन वगैरह ज्यादातर इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक्टिव रहें। ठीक है, ये होता है ना कि ऑनलाइन क्लास लगा के तो बच्चे आप पीछे से गायब हुए होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है जी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, ये किस लिए होता है कि कोई भी वेरिएबल है ए, तो उसके आगे अगर हम प्लस प्लस लगा दें तो उस वेरिएबल में जो जो भी वैल्यू होगी वो उसमें इंक्रीमेंट बाय 1 कर देगा। अगर ए में 2 वैल्यू है तो ए प्लस प्लस करने से ए में 3 हो जाएगी वैल्यू। फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसका उल्टा है, ए माइनस माइनस करेंगे, ए में 2 हुई वैल्यू तो ए माइनस माइनस के बाद 1 हो जाएगी। डिक्रीजेस इंटीजर वैल्यू बाय 1। ठीक है, इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे इक्वल टू, ये शुरू में जो है चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। ये ज्यादातर रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है ना इफ कंडीशन में यूज होते हैं। आप क्या करते हैं, इफ ए इक्वल्स टू बी करते हैं कि ए और बी अगर बराबर हैं तो वो इफ की बॉडी में जाता है। ए इक्वल टू बी का आंसर ट्रू आएगा अगर ए और बी की वैल्यू सेम हुई। ठीक है, वरना फॉल्स आ जाएगा। फिर नॉट इक्वल टू आता है, ए नॉट इक्वल टू बी, कि अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर ना हुई तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। फिर आता है ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो आंसर ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। फिर लेस देन आता है, फिर उसके बाद आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ए ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है ए की वैल्यू या तो बी से बड़ी हो या बराबर हो तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स। फिर उसके बाद आता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये एम्परसेंड का सिंबल जो 2 दफा लिखा हुआ है इसको कहते हैं एंड। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहते हैं। जब आप ए लॉजिकल एंड आगे बी लिखते हैं तो इसका मतलब ये ए और बी दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तब आंसर ट्रू आएगा, या दोनों की वैल्यू नॉन जीरो होगी तब आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, फिर लॉजिकल और आते हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर में ये कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी ट्रू हुई तो आंसर ट्रू आ जाएगा, या दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी नॉन जीरो हुई तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, फिर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर आता है कि ये बाहर आपने एक नॉट का सिंबल लगा दिया, अंदर जो भी कंडीशन हो उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, कि अगर अंदर वाली कंडीशन इवेलुएट होने के बाद ट्रू बन रही तो बाहर नॉट लगने की वजह से फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स आते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स से पहले ये ट्रूथ टेबल दिया हुआ है एक, ये बिट्स पे कैसे ऑपरेट करते हैं ये इसके बारे में कि पी और क्यू की वैल्यू ये दी हुई है। अगर पी एंड क्यू करें तो सिर्फ ये वहां पे 1 आएगा जब दोनों की वैल्यू पी और क्यू दोनों की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज ये 0 आएगा। पी और क्यू करें तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी 1 हुई तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, या दोनों की वैल्यू 1 हुई तब भी 1 आएगा। फिर उसके बाद एक्सॉर आता है। एक्सॉर में ये होता है कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 हो तब आंसर 1 आता है, अगर दोनों की वैल्यू 1 या दोनों की वैल्यू 0 हो तो आंसर 0 आता है। ठीक है, अब ये तो 0 1 की बात हो गई, लेकिन हमारे पास कोड में नंबर्स होते हैं, जैसे ए में मैंने कोई 2 स्टोर कर दिया, बी में 3 स्टोर कर दिया, तो फिर उस पर कैसे ये परफॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि ए की वैल्यू 60 और बी की 13 है, तो इनको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद इनकी हर बिट्स पे करस्पॉन्डिंग बिट्स पे ये ऑपरेटर लगेगा। ए एंड बी का मतलब ये है पहले आखिरी 2 बिट्स पे पहले लगेगा, फिर उससे अगली 2 बिट्स पे लगेगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। वालेकुम सलाम। सर ये बिट ऑपरेटर हम जो यूज करते हैं इनका मकसद क्या होता है और हम क्यों और किन कंडीशन में यूज करते हैं? ये आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपने क्या पर्पस के लिए तौर पे आपने यूज करना है। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा काम करना हो जिसमें आपकी बिट्स की मैनिपुलेशन हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी यूज करते हैं आप। ठीक है,
तो उस केस में आप ये बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है? नो सर। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज भी पढ़ेंगे अगर आप, तो उसमें भी होगा। इस सेमेस्टर में है या आपने पढ़ी ही नहीं है? हमने पढ़ी नहीं सर, पढ़ाई नहीं लोगों ने। कोर्स ही नहीं ऑफर हुआ? नो सर, हमारा कोर्स नहीं ऑफर हुआ है होने वाला। अच्छा ठीक है, फिर वो CS वालों के पास होगा, आपका तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। जी सर। ठीक है, तो उस सर केस ये में जी बिटवाइज के वाले सर पीएफ भी मतलब कि हमें तो ये बिटवाइज हमने पहले मतलब इससे पहले नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैंने डिफरेंट जगहों पे देखा है बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ाए जाते हैं और यूज होते हैं, लेकिन इनका कोई प्रैक्टिकल यूज क्या है, एप्लीकेशन किस तरह की एप्लीकेशन में यूज हो सकता है, ये इसके बारे में कुछ बता दें अगर प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल इसकी। लाइक प्रोग्रामिंग में अगर हम यूज कर रहे हैं हम किसी तरह का, तो कहाँ पे यूज होगा, कैसे हेल्पफुल है या किस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, असेंबली में एक बार मैंने एक कोड देखा था कि आपने वहां पे दिया हुआ था कि लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करके 2 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करके आंसर देना है। वो किसी जब आप परफॉर्म लेफ्ट शिफ्ट करते तो वो पावर 2 हो जाता था, मतलब नंबर ना, इस तरह का कुछ वो था। तो ये होता है कि अगर आपने कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन है, ठीक है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, जिसको आप लंबे तरीके से परफॉर्म करें और उसको आप बिट्स से अगर डील करें तो आप शॉर्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एक ऑपरेटर के जरिए, तो वो उन केसेस में यूज होता है। वैसे इसकी और कोई एग्जांपल सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ये नॉर्मल एप्लीकेशंस में यूज नहीं होते, ये इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप की एप्लीकेशंस वगैरह में यूज होते हैं। सर ज्यादा मशीन लर्निंग में ये कर सकते नहीं, हैं। मशीन लर्निंग में नहीं, मशीन लर्निंग में इनका काम ही नहीं है। मशीन लर्निंग में इन चीज़ों का काम नहीं है, मशीन लर्निंग और चीज़ है। सही। वो ये नहीं है कि आप बिट्स से डील करते हैं, वो इस तरह की चीज़ नहीं है। वो एक, अगर आप मशीन लर्निंग में बात करें तो पहली बात, मशीन लर्निंग में 2 चीज़ें आती हैं, सुपरवाइज ट्रेनिंग होती है और एक अनसुपरवाइज्ड होती है। जो सुपरवाइज्ड है उसमें तो डाटा रिक्वायर्ड होता है, तस्वीरें वगैरह हैं किसी चीज़ की, उन पे लर्निंग होगी, टेक्स्ट पे लर्निंग होगी, मतलब ये इस तरह की चीज़ नहीं है कि कैरेक्टर्स के बिट्स में जाए वो। सही है सर। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ होता है अगर कोई सर्किट वगैरह इस तरह की चीज़ें आप बना रहे हैं ना, तो उसकी प्रोग्रामिंग जो करनी होती है, माइक्रो कंट्रोलर वगैरह की प्रोग्रामिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है सर। सर क्योंकि हमने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डेटा आर्किटेक्चर आई थिंक, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में सर। अच्छा, देखें, सारी चीज़ें तो आपकी यूज़ नहीं होती, जो भी आप पढ़ते हैं आप वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होते हुए लाइफ में नहीं देखते, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में आगे जा रहे हैं। अगर आप एक फील्ड में जा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड चीज़ें आप देखेंगे इंप्लीमेंट होते हुए। अगर आप दूसरी फील्ड में जा रहे हैं तो उसमें, अगर आप कोई इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप की फील्ड में जाएंगे तभी आप ये चीज़ें देखेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर इस तरह के यूज़ करने की ना नौबत आए। तो ये नहीं होता कि आपकी सारी चीज़ें यूज़लेस हैं, या ये डिपेंड करता है कि आप क्या आगे जाके लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, कौन सी फील्ड में गए हैं और क्या चीज़ें आपको बनानी पड़ रही हैं। कुछ चीज़ें आपके काम की होंगी, कुछ हो सकता है आपके किसी और क्लास फेलो के काम में आ जाएँ, इस तरह होता है। ठीक है, सही हो गया सर। तो बिटवाइज ऑपरेटर में ये एक एंड है, बाइनरी एंड। ये क्या करेगा, ए और बी दोनों की बाइनरी बनाएगा और दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स का एंड लेगा। फिर बाइनरी और है कि दोनों की बाइनरी बनाएगा और दोनों का बिटवाइज का मतलब यही होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स का और लेगा। ठीक है, फिर बाइनरी एक्सॉर है। एक्सॉर यही होता है कि दोनों जब 1 हो या दोनों 0 हो तो ये 0 करता है, सिंगल 1 हो, दोनों में से कोई एक 1 हो तब ये 1 करेगा। फिर ये नॉट आता है। फिर बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर आता है कि फॉर एग्जांपल आपने 2 डिफाइन किया कि 2 बिट्स बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट करना है आपने, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट की 2 बिट्स को डिस्कार्ड कर देगा और बाकी सारी बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट कर देगा और राइट साइड पे 2 0 एक्स्ट्रा लगा देगा ताकि 8 बिट बन जाए। ठीक है, और बाइनरी राइट क्या करेगा, अगर आपने बाइनरी राइट के आगे 2 लिखा है तो वो सारी बिट आखिरी की राइट साइड की 2 बिट्स को डिस्कार्ड कर देगा और सारी बिट्स को 2 पोजीशन आगे कर देगा और शुरू में 0 लगा देगा ताकि वो 8 बिट हो जाए। ठीक है, फिर आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स।
असाइनमेंट ऑपरेटर्स में वैल्यू असाइन भी होती है किसी वेरिएबल को, ठीक है। जैसे सी, जैसे पहला इक्वल, सो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए बी प्लस बी की वैल्यू सी में असाइन होगी। सेकंड है प्लस इक्वल, सी प्लस इक्वल ए, ये क्या करेगा कि सी प्लस ए करके सी में वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है। फिर आता है सी माइनस इक्वल ए, ये भी इसी तरह का है कि सी माइनस ए करके वैल्यू सी में असाइन करेगा। फिर आता है सी स्टैटिक इक्वल ए, ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू सी और ए की वैल्यू मल्टीप्लाई करके सी में असाइन करेगा। और फिर डिवाइड वाला भी इसी तरह, ठीक है। इन्हीं असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आगे आता है मॉडुलस इक्वल, ये क्या करेगा सी मॉडुलस ए लेके फिर वैल्यू सी में असाइन करेगा। लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी है कि दो बिट्स लेफ्ट शिफ्ट करके फिर उसके बाद असाइन करेगा सी को वैल्यू, जैसे यहाँ पे लिखा सी इज इक्वल टू सी लेफ्ट शिफ्ट 2, ठीक है। फिर राइट शिफ्ट इसी तरह। फिर आता है बिटवाइज एंड असाइनमेंट एंड इक्वल, तो ये क्या करेगा कि सी एंड आगे कोई भी नंबर दिया हुआ है उसके साथ एंड लेके फिर उसके बाद सी में असाइन करेगा। फिर और भी बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है और इंक्लूसिव और है। जो नॉर्मल और होता है, जो आम जुबान में सिर्फ और कहते हैं जिसे, वो इंक्लूसिव और होता है, ठीक है। और दूसरा एक्सक्लूसिव और होता है। एक्सेस मॉडिफायर्स, जावा में आप लोगों ने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये देखे हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, कोई बता सकता है प्राइवेट क्या होता है? जो सर क्लास के अंदर यूज हो सकते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर हमने प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो देन वो फंक्शन के थ्रू प्राइवेट वेरिएबल्स को यूज कर सकता है, अदरवाइज वो यूज नहीं कर सकता। उसके अलावा कोई और क्लास या आउटसाइड क्लास हम उसको यूज नहीं कर सकेंगे। और पब्लिक, बेसिकली इसका पर्सनल हो जाएगा प्राइवेट डाटा रखने के लिए, ठीक है। और पब्लिक क्या होता है? पब्लिक होगा जब जिसको हर बंदा एक्सेस कर सके। जी बिल्कुल, इसी तरह कि ये आपकी कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करता है आपको कि कोड की आपने एक्सेस किसको देनी है और किसको नहीं देनी, कोड में कौन से वेरिएबल या मेथड की एक्सेस किसको देनी है और किसको नहीं देनी, ठीक है। अगर आप कोई मेथड या कोई वेरिएबल प्राइवेट कर दें तो वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं होता, ठीक है। तो ये एक कन्वेंशन वैसे नॉर्मली जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हुए अपनी जॉब के दौरान प्रोग्रामिंग करते हुए यूज करते हैं, वो ये करते हैं कि सारे वेरिएबल्स को हम प्राइवेट करते हैं, सब तमाम वेरिएबल्स को, या जिनको डाटा मेंबर्स कहते हैं उन सबको हम प्राइवेट कर देते हैं। और फिर हम एक ऐसा पब्लिक मेथड बना देते हैं कि जिसके जरिए उस प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस किया जा सके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, ए बी के नाम का मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बना सकता हूँ, गेटर सेटर बनाते हैं, वो मैं आपको फिर बाद में बता दूंगा। ये पता नहीं क्या डाल दिया, ठीक है। गेटर सेटर बनाते हैं यूं करके, गेट ए बी और सेट ए बी, इस तरह। ये हम बाद में बना के देखेंगे, ज्यादा बेहतर है। इसमें कुछ एरर है, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। तो ये इस तरह के गेटर सेटर आप बना देते हैं जब, तो फिर वो क्या होता है कि वेरिएबल की कंट्रोल एक्सेस होती है। आप इस मेथड के अंदर इसको चेक कर सकते हैं कि कौन एक्सेस कर रहा है और इसकी वैल्यू क्या सेट करना चाह रहा है। अगर ये वैल्यू सेट करना चाह रहा है तो मैं अलाउ करूँ, वरना ना करूँ, ठीक है। इस तरह के आप मेथड्स बना देते हैं प्राइवेट करके सारे वेरिएबल्स को, ठीक है। The programmer can then provide methods or C# properties to manage the values which may be assigned to the private members, ठीक है। ये आप कर सकते हो कि उसको कंट्रोल किस्म की एक्सेस देते हैं, आप मेथड्स बना देते हैं और आप उसको कहते हैं कि जी इनसे वैल्यू सेट करें। The only reason for not making a data member private is to remove the performance hit of using a method to access the data. तो ये गेटर सेटर ना बनाने की सिर्फ एक ही रीजन हो सकती है, और वो ये है कि आप परफॉर्मेंस को थोड़ा सा लो ना करना चाह रहे हो कि वो मेथड एक्सेस करेगा, परफॉर्मेंस लो होगी, और डायरेक्टली एक्सेस करे ताकि उसकी परफॉर्मेंस लो ना हो, ठीक है। यहाँ पे बना के देख ले दोबारा।
सजेशन करता है गेट रिटर्न नहीं भी होता है शायद। ये इस तरह होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये क्लास के मैंने बाहर ही बना दिया है। ये नेम स्पेस में तो नहीं हो सकता ना, क्लास के अंदर होगा तो तभी है, क्लास की प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली, ठीक है। ये इस तरह होगा। उसके बाद पब्लिक AB ठीक है, इस तरह बना देते हैं। ये गेटर सेटर बन गए कि ये क्या है जी कि इस गेटर और सेटर के थ्रू आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन भी लगा सकते हैं सेटर के अंदर, कोई भी चीज कंडीशन के जी हम वैल्यू अगर इतनी है 20 से 60 की रेंज के अंदर है तभी मैं इसको साइन करूँ वरना ना करूँ। इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है, और उसकी एक्सेस को कि अगर फलां क्लास से एक्सेस हुआ है या तो फिर मैं करूँ वरना ना करूँ, इस तरह की एक्सेस, ठीक है। देखिए ये गेटर सेटर, ये चीज है। इसकी फिलहाल आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि ये इस तरह आप प्राइवेट बना के तो उसका कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड पढ़ा किसी ने? जी सर। क्या होता है? सर प्रोजेक्टिव का मतलब ये होगा ना, अगर हमने एक पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास बना ली है तो देन चाइल्ड क्लास उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है अगर वो प्रोटेक्टिव में, अगर प्रोटेक्टिव वेरिएबल ने हमने रखे हैं, लेकिन वो जी आउटसाइड क्लास को हम एक्सेस नहीं कर सकते। सही है। कोई भी वेरिएबल या मेथड हमने प्रोटेक्टेड किया है तो वो या तो अपनी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकेगा या अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस हो सकेगा, ठीक है, और कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता। तो ये प्राइवेट और पब्लिक के बीच में मिडल टाइप की एक एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। इट लेट्स यू डेजिग्नेट मेंबर्स इन पेरेंट क्लासेस एज विजिबल इन द चाइल्ड क्लासेस, ठीक है। पब्लिक क्या है? बस सारी जगह विजिबल है, ठीक है। A public member of a class is visible to methods outside the class, ठीक है। It is conventional to make method members of a class public so that they can be used by code in the class, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स है मैंने आपको बताया कि कन्वेंशन ये है कि वेरिएबल्स को हम प्राइवेट कर देते हैं और गेटर सेटर के मेथड्स बना के उनके जरिए वैल्यू सेट करते हैं, लेकिन जो मेथड्स हैं उनको हम कन्वेंशन ये है कि उनको पब्लिक रखते हैं, ठीक है। तो क्या कन्वेंशन है कि जो वेरिएबल्स हैं या डाटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट रखेंगे और मेथड्स को पब्लिक, ठीक है। ये कन्वेंशन है, फर्ज नहीं है लेकिन कन्वेंशन है, ठीक है। A public method is how a class provides services to other classes. तो पब्लिक मेथड क्या है? किसी और दूसरी क्लासेस को कोई फंक्शनैलिटी या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये तीन तो हमने देख लिए। अब इंटरनल क्या होता है? इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर का मतलब ये है कि वो अपनी असेंबली के अंदर विजिबल होगा, अपनी असेंबली के अंदर एक्सेसिबल होगा, ठीक है। यानी कि अपनी से अलावा दूसरी क्लासेस हों या चाइल्ड क्लासेस हों सब इसको एक्सेस कर सकती हैं अनटिल एंड अनलेस वो इसी असेंबली के अंदर हो, ठीक है। जैसे हमने ये प्रोजेक्ट बनाया माय फर्स्ट ऐप, इसकी एक असेंबली बनेगी, एक DLL बनेगी, ठीक है। तो इसी के अंदर वो एक्सेसिबल होगा, बाकी इस सोल्यूशन के अंदर कोई और प्रोजेक्ट हो या कोई और सोल्यूशन हो वहां पे वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे हमने रेफरेंसेस ऐड किए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरी इस माय फर्स्ट ऐप की असेंबली को कोई और ऐड कर लेता है तो वो उनको एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह एक और है सर प्रोटेक्टेड इंटरनल। जी
सर असेंबली हमारे पर बेसिकली इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है। जी, इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है MSIL प्लस मेटाडाटा, ये दोनों मिलके बनाती हैं असेंबली। ठीक है, असेंबली, अच्छा ठीक है। उसके लिए इंटरनल कीवर्ड यूज होगा। क्या यूज होगा? इंटरनल का एक्सेस मॉडिफायर, हाँ जी। इंटरनल नहीं, उस असेंबली के लिए यूज नहीं होगा, ये डाटा मेंबर्स या मेथड्स के साथ इंटरनल होना लिखा हुआ, तो वो डाटा मेंबर्स और मेथड्स जो हैं सिर्फ उस असेंबली के अंदर एक्सेसिबल होती हैं, इसका ये मतलब है। ये एक्सेस मॉडिफायर है जो कि किसी मेथड या वेरिएबल के साथ लिखा जाता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट भी यही एक एक्सेस मॉडिफायर है। अब जैसे यहाँ पे क्लास के साथ कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा हुआ, मेन मेथड के साथ कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर है इनका, ठीक है। तो ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड की जो क्लास है सिर्फ अपनी असेंबली के अंदर एक्सेसिबल है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये बीच वाला इंटरनल होता है, यूज होता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा तो इंटरनल है। फिर एक लास्ट एक्सेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड इंटरनल। इसका मतलब ये है कि वो अपनी असेंबली के अंदर तो एक्सेस होगा, लेकिन अगर किसी और असेंबली या किसी और प्रोजेक्ट ने इसको ऐड कर लिया, इस असेंबली को एज अ रेफरेंस ऐड कर लिया, तो फिर उसके बाद उसने क्लास की आगे चाइल्ड क्लास बना ली, तो उसकी चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल होगा, ठीक है। प्रोटेक्टेड इंटरनल का ये मतलब है, ठीक हो गया। अब असेंबली की एक और मैं आपको, अब आपने अगर पूछी है तो एक और मैं चीज बता देता हूँ कि ये मैंने रेफरेंसेस में गया, किसी सिस्टम पे मैंने डबल क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट ब्राउजर खुल गया, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया कि MS कोड लिब में सिस्टम की एक नेम स्पेस है जिसमें कंसोल की क्लास है। इसी तरह अगर किसी असेंबली को आप फिजिकली देखना चाहें कि यार ये असेंबलीज यहाँ पे तो वैसे प्रोजेक्ट में दिख रहे हैं लेकिन फिजिकली क्या चीज है, तो ये किसी भी असेंबली को आप क्लिक करें तो उसका यहाँ पे ये एक पाथ लिखा आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ तक का पाथ कॉपी कर लेता हूँ, माई कंप्यूटर में जाऊंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा, इंटर। अब ये कौन सी असेंबली है जी, system.dll। तो ये सिस्टम की देख लेते हैं यहाँ पर ये कि नहीं, वेरीफाई हो जाएगा, ये system.dll, ठीक है। ये DLL एक असेंबली है, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट भी एक DLL बनेगा कंपाइल होने के बाद, ठीक है। फिर जब हम उसको फिर जब वो रन होता है तो वो तब क्या उसमें MS असेंबली से कन्वर्ट होता है नेटिव कोड में, ठीक है। ठीक है, ये देख ली असेंबली आपने। इसके अलावा बाकी भी हैं जो system.data, system.core, ये रही system.data, ये नहीं बल्कि ये system.data DLL की फॉर्म में, ये system.data.dll, ठीक है। ये सारी असेंबलीज यहाँ पड़ी है, system.core.dll जो भी हम यूज करें ये वहां पड़ी हुई है, ठीक है। ये फिजिकली यहाँ पे पड़ी हुई है, .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल हुआ है उसमें, उसके इस पाथ पे पड़ी हुई है, ठीक है। आप अपने अपने पीसीज में भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या चीज होती है, कोई भी क्लास मैंने बनाई उसका एक वेरिएबल उसकी प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी इज एन आइटम ऑफ डाटा विच इज हेल्ड इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास जब बनाई तो उसका एक ऑब्जेक्ट भी हम बनाएंगे, अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस आइटम ऑफ डाटा को हम प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे बैंक अकाउंट की क्लास है तो उसमें बैलेंस एक हमारी प्रॉपर्टी है कि इस बैंक अकाउंट का क्या बैलेंस है। अकाउंट होल्डर या अकाउंट टाइटल ये एक और प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। अकाउंट होल्डर का एड्रेस और इस तरह की चीजें और इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या चीज होती है, एट्रीब्यूट होती है कि किसी भी क्लास के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे इस क्लास की लोकेशन क्या है कि किस जगह पर हुई है ये क्लास, ये कौन कौन से डाटा टाइप्स को यूज करी, ये मेटा डाटा है किस्म का ना एट्रीब्यूट, ठीक है। .NET सपोर्ट्स कस्टम एट्रीब्यूट्स भी सपोर्ट करता है, आप अपने पास से भी कोई एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। These user defined attributes are placed with the metadata for the corresponding data types or methods, ठीक है। डाटा टाइप्स और मेथड्स के बारे में जो मेटा डाटा है उन्हीं के साथ आपकी ये कस्टम एट्रीब्यूट्स भी रख दिए जाएंगे। तो सारी डाटा टाइप्स और मेथड्स जो भी क्लास में यूज हो रहे हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो एट्रीब्यूट कहलाती है, ठीक है। एन एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग सम आइटम इन द प्रोग्राम दैट कुड बी यूज्ड बाय द कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर जो यूज करता है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ये। जैसे कि हम आगे देखेंगे, मैं आपको कभी अगर मौका मिला तो दिखा दूंगा, यहाँ पे यूं करके एक लार्ज ब्रैकेट करके यहाँ पे कोई चीज लिखी जाती है,
ठीक है, कुछ भी चीज़ लिखी जाती है इस तरह की, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये क्लास के बारे में यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट डाल दिया जैसे, ठीक है। अगर आपको चाहिए मैं इसकी एग्जांपल आपको कोई ढूंढ के बता दूंगा कोई एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। तो ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो उस क्लास के बारे में कोई आइटम ऑफ डाटा होता है, और जो उस क्लास के से रिलेटेड या उस आइटम कोई भी मेथड या कोई वेरिएबल के से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है मेटा टाइप की तरह की, वो एट्रीब्यूट कहलाती है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई? कोई और सवाल हो, वरना मैं आगे पढ़ा दूंगा और ज़्यादा। यस सर, समझ आ गई। ठीक है, गुड। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लें जिन लोगों के पास नहीं है, और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके साथ साथ करें ये, ताकि आप लोगों को ये सही तरीके से समझ आ जाए। बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का कोर्स है ये, आपको आना चाहिए। आज हमने ये चीज़ें की हैं लेक्चर 2 कोर्स आउटलाइन में, ओवरव्यू ऑफ राइटिंग एप्लीकेशंस इन सी शार्प, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस और कुछ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, कुछ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स किए हैं हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे नेम स्पेसेस भी हमने कर लिए, इनुमरेशंस, एक्सेस मॉडिफायर भी हमने कर लिए हैं, प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स भी कर लिए हैं। इनकी एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। फिर मेथड्स और लूप्स रह गए। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें लेक्चर 3 की हो गई हैं, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, मैं ये अपलोड करने लगा हूँ इसके बाद लेक्चर, और आप कोशिश किया करें कि थोड़ा सा इसको स्टडी करके आया करें। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को पिछला याद ही नहीं था आज भी। ये जो शुरू में एक डायग्राम है कि ये ओवरऑल कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये तो कम से कम आप लोगों को आनी चाहिए। ये वाली, ये पिछले में भी थी इस तरह की एक डायग्राम, पिछले लेक्चर में भी थी। तो बेसिक्स थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, सवाल के जवाब तो आप दे सकें। फिर उसके अलावा असाइनमेंट्स नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी असाइनमेंट्स दूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं दूंगा, छोटी छोटी असाइनमेंट्स दूंगा ताकि आप लोग वो इजीली कर सकें। ठीक है, लेकिन करनी आप लोगों ने खुद है, मैं बर्डन नहीं डालना चाहता, लेकिन आप लोगों को ये प्रैक्टिकल कोर्स है तो आप लोगों के खुद हैंड्स ऑन होने चाहिए। ठीक है, खुद कीजिएगा सारी असाइनमेंट्स। अगर जहाँ पे भी आप लोगों को ना समझ आए, आप उसी टाइम मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इस तरह करनी है असाइनमेंट। ठीक है, मैं खुद आपको बताऊंगा, लेकिन करनी आप लोगों ने खुद है सारी। ठीक है, और ये कोड भी चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। अदरवाइज ये भी इस तरह का एक छोटा सा कोड भी लिखने की कोशिश करें जिससे आपको थोड़ा सा समझ आए डिफरेंसेस वगैरह जावा और सी शार्प के। चलें जी, ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। और ये थोड़ी सी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करके आइएगा ताकि मैं वहीं पे आपको कुछ चीज़ें रन करने को कहूँ तो वो आप करके मुझे दिखा सकें। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। सर ये कोड सेंड कर देना। ठीक है, मैं कर दूँगा।